कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर। इस शहर पर हमेशा किसी न किसी का कब्जा रहा है। कभी गैंगस्टर्स का, कभी पॉलिटिकल पार्टीज का और कभी एजेंसीज का। यहाँ फैसले कोर्ट में नहीं, गलियों में होते थे। जिसके पास हथियार था, बात उसी की चलती थी। यहाँ सबसे ज्यादा पावर उन लोगों के पास रही है जो लॉस को फॉलो करने के बजाय उसे तोड़ते हैं। और आज भी कुछ नहीं बदला। यह शहर उसी तरह चल रहा है, लेकिन सवाल यह है कि इसे चलाता कौन है। 1980 लियारी, कराची का सबसे पुराना एरिया। कभी यह जगह बॉक्सिंग, फुटबॉल और स्पोर्ट्स कल्चर के लिए मशहूर थी, लेकिन फिर क्राइम में इस शहर के कल्चर को दबा दिया। यह वो वक्त था जब इस शहर का हर एरिया किसी न किसी के कंट्रोल में था। यारी का अपना सिस्टम था। इसी तरह मलीर, कुरंगी, चुरौरंगी, हर जगह का अपना बॉस होता था। कराची का क्राइम रैंडमली स्टार्ट नहीं हुआ था। इसकी बुनियाद रखने वाले लोगों में से एक आदमी था, रहमान डकैत। नाम था सरदार अब्दुल रहमान, बलोच लियारी का रहने वाला। लेकिन उसका नाम पूरे शहर में चलता था। क्राइम उसके खून में था। उसका बाप और उसका चाचू 1960 से ड्रग स्मगलिंग में इन्वॉल्व थे। अपने बाप को देखकर रहमान भी बहुत यंग एज में बुरे कामों में इन्वॉल्व होने लगा। उसने सिर्फ 13 साल की उम्र में किसी को चाकू मार दिया था। और कुछ लोगों का यह भी कहना है कि उसने अपनी मां का भी कत्ल किया, क्योंकि उसका ताल्लुक किसी राइवल गैंग के मेंबर से था। रहमान का असली राइज हुआ 2001 के बाद, जब उसने पीपल्स अमन कमेटी बनाई, जहां ड्रग्स, भत्ताखोरी, वेपन्स, इन सब चीजों का काला धंधा किया करता था। लेरी के कुछ लोग उसे हीरो भी मानते थे, क्योंकि अक्सर वो लोकल लोगों के काम भी करता था। लेकिन कुछ लोगों के लिए वो सिर्फ एक गैंगस्टर था जिसका इन्फ्लुएंस दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। दूसरी तरफ एक और आदमी जिसका नाम था फैजू मामा, जो कि रहमान डकैत का बहुत दूर का रिश्तेदार था। वो एक बस अड्डा स्टॉप पर काम करता था एज अ टाइम कीपर। वो हर आने जाने वाली बसेस की टाइमिंग को नोट करता था। कई साल ये काम करता रहा और उसके बाद ये इसी अड्डे का बना मैनेजर। और कुछ साल मजीद काम करने के बाद इसने अपना ट्रक भी ले लिया और खुद अपने नाम से ट्रांसपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट कर लिया, फैजू मामा बलोच के नाम से। अब ट्रांसपोर्ट के बिजनेस का भी एक रूल था कि आपको हर महीने पुलिस, बदमाश और तब की गैंग्स के सरबराहों को भत्ता देना पड़ता था। और तब लेरी गैंग का सरबराह था रहमान डकैत। फैजू मामा रहमान डकैत को हर महीने 15,000 रुपए दिया करता था। और जैसे जैसे फैजू मामा का बिजनेस ग्रो हुआ, 15,000 से अमाउंट 0 रुपए तक पहुंच गई। जो भी अपने बिजनेस में से इन गैंग्स को भत्ता देता था, ये गैंग्स हर मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़ी होती थी। वक्त गुजरता गया और धीरे धीरे रहमान डकैत का इन्फ्लुएंस कम होना शुरू हो गया। ये समझ लें कि यह वक्त रहमान का डाउनफॉल होने वाला था। और इसी दौरान नई नई गैंग्स भी जन्म ले रही थी। इन्हीं गैंग्स में से एक आदमी था अरशद पप्पू। अब अरशद पप्पू भी अपना रोब जमाना चाहता था। जब उसे यह पता चला कि रहमान डकैत लोगों से भत्ता वसूल करता है मंथली बेस पे, तो उसने भी यह करने का सोचा और फैजू मामा को कॉल की कि आज के बाद भत्ता तुम रहमान डकैत को नहीं, बल्कि मुझे दिया करोगे। फैजू मामा ने अरशद पप्पू की इस बात को इग्नोर किया और साफ साफ इनकार कर दिया। और इसी बात ने अरशद पप्पू को भड़का दिया। इसी ना की वजह से अरशद पप्पू ने फैजू मामा को कत्ल करने की प्लानिंग की, ताकि वो लोगों पे अपना रोब जमा सके कि जो भी मुझे भत्ता देने से इनकार करेगा, उसके साथ वही होगा जो फैजू मामा के साथ होने वाला था। कुछ महीने गुजरे, अरशद पप्पू ने फैजू मामा को किडनैप किया और उसका कत्ल कर दिया। और सरेआम इस कत्ल की जिम्मेदारी भी ली कि फैजू मामा को हमने मारा है, क्योंकि इसने हमें भत्ता देने से इनकार किया था। वहीं पर दूसरी तरफ 9 अगस्त 2009 को पुलिस एनकाउंटर में रहमान डकैत की मौत हो जाती है। रहमान तो इस दुनिया से चला गया, लेकिन उसकी जगह अभी भी खाली नहीं रही। अब उसकी कुर्सी पर बैठने वाला बंदा था उजैर बलोच। उजैर बलोच फैजू मामा का बेटा था, जिसके सर पर पहले से ही अपने बाप के खून का बदला सवार था। अब यह गैंग वॉर बहुत आगे निकलने वाला था। हर गली, हर बिल्डिंग, हर बिजनेस, सब कुछ उजैर की परमिशन से चलता था। हर काम के लिए अलग अलग बंदा था। कोई पैसे कलेक्ट करता था, कोई फायरिंग स्क्वाड चलाता था और कोई पुलिस के साथ सेटिंग करता था। और सबसे डेंजरस चीज, उजैर पॉलिटिक्स में लिंक्ड था।
पीपल्स पार्टी के लोग उसको सपोर्ट करते थे और उस दौर में इलेक्शंस भी उसकी मर्जी से होते थे। एंड उजैर के अगेंस्ट 200 से ज्यादा केसेस थे। बंदे उठाना, जिंदा जला देना और दुश्मनों को सरेआम गोली मार देना, यह सब कुछ बहुत आम बात थी। लेकिन यह सब कुछ होने के बावजूद भी वो बहुत आराम से घूमता था, क्योंकि उसके पीछे सियासत थी। उजैर का टेरर इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि लोग उसका नाम लेने से भी डरते थे। लियारी उसका किंगडम बन चुका था और उस किंगडम में सिर्फ एक ही बंदे का रूल चलता था, उजैर बलोच का। अब बारी थी अरशद पप्पू से अपने बाप का बदला लेने की। उजैर ने कुछ पुलिस वालों के साथ सेटिंग की, उनको पैसा दिया और अरशद पप्पू को मारने का मंसूबा बनाया। इसमें पुलिस का भी एक तरह से फायदा था, क्योंकि अरशद पप्पू के अगेंस्ट ऑलरेडी बहुत सारे केसेस हो चुके और वो यही चाहते थे उसको पकड़ के मार दिया जाए। पुलिस और उजैर मिलकर अरशद पप्पू को अरेस्ट करते हैं और बाद में पुलिस अरशद को उजैर के हवाले कर देती है, ताकि वह अपने बाप का बदला ले सके। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं, यह बहुत ज्यादा ब्रूटल है। उजैर ने जिस तरह से अपने बाप का बदला लिया, वो बहुत ज्यादा हौरेक था। उजैर ने लियारी की गलियों में अरशद पप्पू को मारा, क्योंकि इसने सब लोगों का जीना हराम किया हुआ था। जब लोगों ने देखा कि अरशद का अब आखिरी वक्त है, तो सब लोग